लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक दो मामलात को उठाया तो उनके ऊपर रबिया बाजवा साहबा ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि पहले इनके ऊपर ये केस था, ये इन्होंने ये मुराद ली थी या ये वजह है जिसकी वजह से ये मतलब उनको टाइटल दे दिया, इमरानदार हो गए हैं और वो एक पार्टी का साथ उनके ऊपर ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट में अब जो अगले चीफ जस्टिस के लिए मामला होना है वो नाम अभी से सामने आने शुरू हो गए। देखिए बात ये कि पहले मैं उनकी बात पे जो पहले चल रही थी उस पर सिर्फ एक दो कमेंट्स करूंगी कि पहले उन्होंने फरमाया कि इंस्टीट्यूशंस की बात और ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो बात ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनने नहीं दिए गए और उसी कश्मकश में जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब ये सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया। पहले था ना कि एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी, अब इस वक्त जो डिवीजन है वो बड़ी खुशाइंद है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है जो एक अवामी जदोजहद जो थी वो एक अब फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपने बात की सीनियरिटी के हवाले से, तो अगर इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं तो फिर वो इसी तरह बनते हैं कि ABC जो भी आए, हमें किसी इंडिविजुअल से कोई गर्ज नहीं है। जो भी जिसकी बारी बनती है जिसका उसको चीफ जस्टिस या एलिवेशन होनी चाहिए और बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी बात होती रही हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे मुतालबात भी रहे हैं कि अगर आप करना चाहती फिर उसको स्ट्रक्चर करें। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई आपने आज तक जुडिशरी पूरी दुनिया को, आप पूरे पाकिस्तान को जजमेंट्स देते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी जजमेंट्स देते हैं, क्यों आपने आज तक अपनी इंडक्शंस के हवाले से ऐसे क्लियर रूल्स नहीं बनाए कि इन हालात में इस तरह की इंडक्शंस होनी चाहिए, इस तरह जो भी मेरिट और क्राइटेरिया है। दूसरी बात, हम दो चीज़ों को इंटरमिंगल नहीं कर सकते। एक है बेसिक अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के अंदर, उनके ऊपर भी हम हमेशा बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि वो भी दुरुस्त नहीं होती। और दूसरी बात है एलिवेशंस की। जब एक जुडिशरी के अंदर एक जज बैठा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि फिर सारे जजेस बराबर ही हैं। जब एक बैठा हुआ जिसकी बारी आप उसको बड़ी दफा ये हुआ है ना कि आपने इसको एलिवेट किया तो उस पे लग गया कि ये फलां बंदे ने। अच्छा, साकिब निसार साहब आप देख लीजिए, पुरानी मिसाल आपको एक दे रहा हूं, फिर उसके बाद वो कैसे खिलाफ हो गए थे नवाज शरीफ साहब के, और उन पे क्या था कि ये साकिब निसार साहब को नवाज शरीफ साहब ने प्रमोट करवाया। ये भी हम तो फिर अगर कोई अपना माइंड इस्तेमाल करके आगे फैसले करता है, मामला करता है, तो फिर ये इल्जामबाजियां भी नहीं ना। देखिए, अगर कोई गलत फैसला करता है उसके लिए आपके पास पूरी कार्रवाई आप कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। दूसरी बात है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनका रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनका जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, इनके वो लेटर्स भी मौजूद हैं कि जो जुडिशल कमीशन को लिखते रहे कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह, एलिवेशन जो हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर इनका मौकफ तब और था। आज इनका मौकफ क्यों तब्दील हुआ? असल बात तो सोचने की ये है। फिर आपने जस्टिस अतर मिनल्ला की बात की। हम आज इसलिए उनके जो नोट है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अवाम को डिसफ्रेंचाइज किया गया। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात है। आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो आप किस तरह, इलेक्शन कमीशन कौन होता है और इलेक्शन कमीशन ने क्यों गलत इंटरप्रिटेशन की। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो तमाम केसेस जो हैं वो बेसिकली पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं है, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इजाफी नोट काजी साहब की तरफ से आ जाना चाहिए था, उन्होंने फैसले में खुद लिखवा देना चाहिए। मैं एक बात करती हूं, वो कह रहे थे कि मेरे फैसले मैं ये कहती हूं कि वो केसेस आपकी बड़ी मासूम ख्वाहिश नहीं, एक सेकंड, वो केसेस पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकदमा है जिसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बिल्कुल लॉजिकल बात की। और दूसरी बात, आर्टिकल 187 का मतलब है कि जो जस्टिस फायज ईसा भुट्टो को आज रेफरेंस में उन्होंने अपने तौर पे इंसाफ देने की कोशिश की, ये कॉस्मेटिक जस्टिस है। हम कॉस्मेटिक जस्टिस से निकल के सब्सटेंशियल और कंप्लीट जस्टिस की तरफ अगर आना चाहते हैं तो ये वो मुकदमा है और वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंटेलेक्चुअली भी उन्होंने बहुत दुरुस्त बात की और ये तमाम मुकदमात को इकट्ठा सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकि पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिल सके। नहीं सर, इंसाफ अवाम को मिले। उसके अलावा जो इस वक्त कल जामी साहब जो बजट पास हुआ है, मतलब उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि आपके हालात ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, फिर उसके बाद IMF की कई शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, वो हो गया सारा कुछ। अच्छा, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया, तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली हैं, मुराद अपनी बढ़ा ली हैं और हर जगह के ऊपर अपने आप को सब्सिडीज़ उसी तरह से बरकरार हैं जैसे पहले थी। मैं अर्ज़ करूँ मालिक साहब से इजाज़त के साथ, आलिजा अभी 2 या 3 रोज़ पहले जो पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के ऊपर स्टोरी आई है, हमारी कुलीगा आमना अली उन्होंने स्टोरी छापी, मैंने उसकी तहकीक भी की। यानी हर साल कम से कम 1.5 अरब रुपया जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के लिए दिया जाता है। CDA ने मांग की, बताया गया एक कमेटी है हाउस की, सेनेटर्स की, जो पार्लियामेंट लॉजेस के मामलात को हाउस को डील करती है और उसमें MQ MP तमाम सियासी जमातें भी हैं। उस कमेटी ने ये शिकायत की कि जनाब अली पर्दे चेंज होने वाले हैं, कुशन्स जो है ना सोफ़ों की वो रंग फीका पड़ गया है, और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, एक मौजूद सेनेटर ने कहा वो ठीक नहीं है, वो दीमक ज़्यादा है, उसको चेंज किया जाए। चूहे खत्म हो गए हैं वैसे वहाँ पे? चूहे भी हैं, दीमक भी है। और एक मौजूद सेनेटर ने उस कमेटी में ये कहा कि जनाब अली मुझे ये लगता है कि कुछ जो स्वीट्स हैं
वो यूएई और वीआईपी हैं और कुछ जो है वो फकीर लोगों के हैं, तो ये तफरीक ख़त्म की जाए। इसके पैरेलल 8.6 अरब रुपया लग चुका है अभी तक नए पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर हो रही है 104 स्वीट्स के ऊपर, और ये नया जो उन्होंने शोशा खड़ा किया उसके ऊपर सीडीए ने 69 करोड़ रुपया मांगा। मलिक साहब 69 करोड़ मांगा, बजाय इसके कि उसको 69 करोड़ दिया जाता वो 1.6 अरब रुपया दिया गया, और हर साल इसमें इजाफा होता है। यार ये आपका सेक्रेटेरिएट है लाहौर में, इसकी तमाम तर रेनोवेशन हुई है, बल्कि वो जो पुरानी टाइल्स लगी हुई थी अगले दौर की बहुत अच्छे लेवल की, वो उखेड़ के नई टाइल्स लगी हैं। आप कभी अपने पीमलन के जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं आप उनसे पूछिएगा, वो कहते हैं सानू तो कुछ नहीं मिलता, तो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप से बहुत कुछ ला देंगे। ये एक कुर्सियां जामी साहब करोड़ों ये दो मिसालें आपने सुनी। अब मुझे आते हैं याद मुस्तफ़ा कमाल, चाहे उनकी सियासी मौजू जो भी हो, एक बड़ी अच्छी बात उसने की, उन्होंने कहा 78,000 अरब रुपया हमारे पर कर्जा है ना, 1,000 अरब रुपया मेरे मुल्क के सियासतदान इकट्ठा कर दें। नवाज शरीफ साहब रायवंड कुछ हिस्सा बेचें, इमरान खान बनी गाला कुछ हिस्सा बेचें, जरदारी साहब बिलावल हाउस का एक हिस्सा बेचें, और तमाम जो सियासतदान मुल्क में हैं, पार्लिमान में हैं, ये अपनी अपनी जागीरों जायदादों से कुछ हिस्सा बेच के 1,000 अरब रुपया इकट्ठा करें। कोई फायदा नहीं। सुने ना, अवाम के सामने जब ये जेस्चर जाएगा ना, तब आवाम को यकीन आएगा कि वाकई हालात ख़राब हैं। लेकिन जेस्चर इज अदर वे अराउंड, जो मिसाल दे रहा हूँ पर्दे चेंज करने की, गद्दियाँ चेंज करने की, और ना इनमें से मुझे बताएं आप 60-65% वो हैं फार्मर्स हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, गद्दी हैं उनकी, एक अरसे से चलते आ रहे हैं। ये कोई गरीब गुरब है, ये फाका कश लोग हैं, इनके पास पल्ले कख नहीं है कि इन्हें 5,000 लीटर पेट्रोल दिया जाए, इनको फ्री एयर टिकट्स दिए जाएं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये कहें कि मुल्क जिस हालात से गुजरा है हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबके पास फार्म हाउसेस भी हैं, हम सबके पास कोठियां भी हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। यार कोठियों से जामी साहब मुझे याद आ गया, ठहरिए। अब आप कह रहे हैं अवाम कैसे भुगत रहे हैं और आम असर कैसे हो रहा है। एक शख्स है जिसका हमारे कुलीग एक जो वर्कर है हमारे साथ, मीडिया वर्कर, उनका बिल आया 16,855 रुपये इस महीने का, बहुत छोटा सा उनका यूनिट है। अब आपको पता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी है 200 रुपया, टेलीविजन फीस आई है 35 रुपया जो कोई नहीं देखता पीटीवी, जनरल सेल्स टैक्स लगा है 2560 रुपया, आगे सुनते जाएं, और जो एफसी सरचार्ज है 681 रुपये, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट लगी है 727 रुपये। ये एफसी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अल्लाह जानता है। अच्छा। सर्विस रेंट और मीटर रेंट अभी नहीं डाला, शुक्र खुदा, क्योंकि वो किसी और महीने डाला जाएगा। इसके अलावा जीएसटी ऑन एफपीए ये भी नहीं डाला। एक पूरा यानी 10 खाने हैं जो अभी खाली छोड़े गए हैं, 6 मुख्तलिफ टैक्स लगा के उस शख्स का बिल बना है 16,896 रुपये। अब इसमें असल बिल था 10 से 12,000, 4 से 5,000 रुपए का उससे टैक्स लिया गया है सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिटों के ऊपर। कोई जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि ये अपना कुछ बेचें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो ओपिनियन दिया है उसके बाद होना पता है क्या है, वो दोबारा एक दफा गर्दिशी कर्जा उतरना और फिर दोबारा उसी साइकिल के अंदर ऐड हो जाना। हमें भूल गए हैं, खत्म, हम उनको करें ना आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट को, गोल्फ क्लब्स जो बने हुए हैं जी बेचें, मैं कहता हूं उसकी कम से कम लीज ही बढ़ा दें थोड़ी सी। देखिए ये मामला इस तरह का नहीं है बड़ा कि हम कहते हैं कि ये असेंबलीज जो है सरमायादाराना जमहूरियत जो है। पूरी मॉल रोड के ऊपर आप देखिए ये जो जीओआर बना हुआ, कितनी प्राइम लैंड के ऊपर कोई जरूरत है आईजी साहब को वहां पे 16 कनाल के घर में रहने की, या चीफ सेक्रेटरी साहब को 20 कनाल के घर में रहने की और 25-25 मुलाजिमीन रखने की। मलिक साहब हुआ पता है क्या है, टैक्स एग्जेम्प्ट किया है अफसरान को कि वो प्रॉपर्टी बेचें, प्लॉट बेचें, यानी कि डीएचए में आपका वैसे माशाल्लाह है भी डीएचए में, डीएचए में नहीं मैं वैसे उनको बता रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत साबित होती है ना इस मुल्क से, इस रियासत से, वो ये कहना चाहते हैं। बात एग्जैक्टली। तो वहां पे आपके पास कोई, आप अमीर कबीर बंदे हैं, 2-2.5 आपके पास 2 प्लॉट पड़े हैं, 2-2 कनाल के 4 प्लॉट पड़े हैं, आप जितने मर्जी बेचें आप पे कोई टैक्स नहीं है। एक गरीब बंदा जिसकी घर में कोई आफत आ गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, वो 5 मरले का उसकी जमा पूंजी पड़ी हुई प्लॉट पड़ा हुआ है, वो बेचे, 2 मरले का बेच दे, उन्होंने टैक्स कर देना, उससे टैक्स ले लेना है, खुद नहीं इन्होंने टैक्स देना। अच्छा पहले तो मैं ये खाली जनाब ने पहले तो ये जो रोमांसिज्म है ना, जज्बाती है, जिसका अपना जामी बड़ा चैम्पियन है, दाता साहब मेंटालिटी, पैसे दे दो, चंदा दे दो, अपना अपना हिसाब हो। रियासतें इस तरह नहीं चलती है, इस तरह फैमिली चलती है, मामे चाचे के घर चलते हैं। रियासतें अकल से चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं। ज़रा 2 मिनट सुनो मुझे प्लीज़। 2010 में जिसको रियासतें पाकिस्तान कहती हैं, ये 1500 अरब मेरे से टैक्स लेती थी। कितना? 1500 अरब। पिछले साल, इससे पिछले साल इस रियासत ने कहा हम 30% आपका ना टैक्स ज़्यादा लेंगे आपसे। इस बार वो जा रहे हैं कोई तकरीबन 9400 पे, 9400 रुपये। अब इस रियासत ने फैसला किया, रियासत से मुराद हुकूमत, कि हम 40% इजाफा करेंगे और अगले साल 12,500 अरब आपसे टैक्स लेंगे। पॉइंट सिंपली है,
मतलब मैं ये मुल्क को दरबार ना आप समझो, मज़ार ना समझो, जिस तरह ये कह रहा है चादरें ले और अपने अपने देगा पका दो, मुल्क कभी इस तरह नहीं बदले। यार मुझे लेट मी फिनिश। नहीं तुम इसके बाद नहीं रूहानियत पे नहीं जा रहा मैं, तुम्हारे को चंदा मेंटालिटी पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अमीर लोग पैसे देते मुल्क बदल जाएगा। मुल्क इंस्टीट्यूशन से बदलते हैं, आपको सेंस बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है। सिंपल पॉइंट ये है कि 2010 में ये रियासत 1500 अरब मेरे से टैक्स लेती है और मेरी एजुकेशन पे कितने पैसे लगाती है, मेरी सेहत पे कितने पैसे लगाती है, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने पैसे लगाती है, मेरे साफ पानी पे कितना पैसे लगाती है, वो स्टडी कर लो। अब पिछले साल इन्होंने 9,500 पे चले गए, अगली दफ़ा इन्होंने 12,500 पे जाना है। सारे सवालों का जवाब हो जाएगा। मैं तुम्हें अब जवाब देने लगूँ। मैं आई वुड लाइक टू कोट एजाज गोहर जो साबिक वज़ीर है निगरान का। वो कहता है कि इस रियासत का यानी कि 4 सूबे, फेडरल हुकूमत, जितने महकमे, उनका खर्चा वो बता रहा है 25,000 अरब। कितना? 25,000 अरब से ये रियासत चल रही है। हफीज पाशा साहब की रिपोर्ट थी ये गोहर एजाज को मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक साहब वो, और वो कह रहा है पाकिस्तान की रियासत का जो अपना खर्चा है ना, दैट इज 23% ऑफ योर GDP। तो जो इतनी नॉन प्रोडक्टिव सोसाइटी होगी जो 25,000 अरब सिर्फ तरहाओं मरात अपने चलाने पे लगा देगी, वहाँ किस तरह डेवलपमेंट हो सकती है? वहाँ किस तरह ये जो तुम लोगों ने मोशनलिज्म रखा है कि मीरों से पैसे ले लो 1,000 अरब, मैं तुम्हें 25,000 अरब बता रहा हूँ। तो सारी बात ये है डार्लिंग कि जब तक ये रियासत अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करती, और ये अपने लिए हुए अखराजात का एक ही मकसद है, सजना महफिल हसन तेरे लिए सजाइए, वो पैसे ले रही है मेरी डेवलपमेंट के लिए, तो वो तो अपने लॉन्चेस बना रही है जो ये आर्गूमेंट कर रहा है, ये तो अपने डिफेंस के लिए सारा काम कर रही है। इसने कहा कि जो ये और जो सरकारी मुलाजिम हो वो रियल स्टेट बेचेगा, कोई टैक्स नहीं। तुम बेचोगे तो नॉन फाइलर हो तो 45%, मैं अगर तरह लेता हूँ लेना तो GNR तो तरह 45% कार्ड लगेगा और ऊपर से 10% GST लगा दिया। पॉइंट क्या है? ये रियासत सिर्फ अपने बजट बना रही है। 25,000 अरब के इतने बड़े एक्सपेंस से तुम जितने मर्जी ये साहब रियासत देख रही है ना, वो सऊदी इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये बोलेगा, मलिक साहब उसी थीसिस पे आ रहे हैं जो इसके बाद ये बोलेगा कि इनको अपने अखराजात कम करने हैं। वो ये जो मुस्तफा कमाल की एक ये फंडिंग जो कह रहे हो, मुहिम कह रहे हो, मुहिम में सिर्फ चलता मैं मुस्तफा पे क्रिटिसिज्म चले ना चले और बात है। पॉइंट ये है कि ये रियासत का इतना बड़ा पेट हो गया, इतना बड़ा पेट हो गया कि आप जितने मर्जी चंदे इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी बात नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। बात मेरा ख्याल है ये है, जो असल चीज़ है कि ये बेसिकली अभी भी कलोनियल रियासत है जहाँ की अशरफिया कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ है कि जो पाकिस्तान के लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें फ्यूडलिज्म भी है, जो रही सही कसर है सरमायादाराना जमहूरियत ने वो पूरी की। तीसरी बात ये है कि ये सिक्योरिटी स्टेट बनी हुई है, इसको बेसिकली वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेकिन इसको सिक्योरिटी स्टेट बना के तो आपके पास इतना सरप्लस ही नहीं है कि आप वेलफेयर स्टेट हो सके। आपने किसने सिक्योरिटी स्टेट जो है वो किसने बनाया है? वो मैंने या आपने तो नहीं बनाई। और आप मुझे बजट ऑडिट करके बताएं उनका, आप लेकर आए पार्लियामान के अंदर बजट। तो बात ये कि बात बहुत सारी होनी चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब पार्लियामान जो होगी अवाम की नुमाइंदा होगी, जब पार्लियामान पिक एंड चूज के साथ बनाई जाएगी, जब इलेक्शंस के अंदर। और आप एक और चीज़ देखें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जेन्युइन लीडरशिप का सर उठने ही नहीं दिया। जब आम मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए वो हिम्मत ही नहीं कर सकते कि इलेक्शंस लड़ें।